मेरे पीछे मॉस्को का स्टेट पार्लियामेंट है। भारत और रूस का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। ये जितना रणनीतिक है उतना सांस्कृतिक भी है और उतना ही ज़्यादा व्यापारिक भी है। और जब व्यापारिक रिश्तों की बात होती है तो बात आती है कि किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह की संभावनाएं हैं, खासतौर पे बदली हुई परिस्थितियों में जहां रूस पर कई तरह के जो प्रतिबंध हैं वो आयत हैं। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए किशोर मोदवानी जी हैं। किशोर मोदवानी जी जो हैं वो कई सालों से 2 दशक से ज़्यादा समय से रूस में रहकर इन्होंने अपना एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाया है, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और इस मामलों में काफ़ी कुछ बात करने के लिए इनके पास है। आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आप हमें ये बताएं कि आपने कब शुरुआत की और आपने ये जो मुकाम अभी हासिल किया है जहाँ पर आप ज़्यादातर टेक्सटाइल बिजनेस में हैं, वो कैसे किया? मैं सन 2001 में निकला था हिंदुस्तान से। मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ एंड हमारी जो फैमिली बिजनेस है वो टेक्सटाइल्स का ही है। तो जब हमने अपना कारोबार शुरू किया था तो वो टेक्सटाइल बेस पर ही था और उस वक्त हम एक ही फोकस रखते थे क्योंकि सोशल चेंजेस काफ़ी हुए थे रशिया में उस वक्त और डिमांड और सप्लाई का मिसमैच था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था, तो हम परफेक्टली फिट होते थे सोसाइटी में उस वक्त एज इंटरनेशनल ट्रेडर्स और उसी का एडवांटेज लेते हुए हम आगे बढ़े और अपना बिजनेस हमने यहाँ पिछले 20-22 साल हो गए हैं हमें। तो एक वो समय था, एक आज का समय है जब बहुत तरह के सैंक्शंस हैं और रूस को नए तरह के बिजनेस की ज़रूरत है, नए बिजनेस पार्टनर्स की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से जो फ़ोन पर बात हुई जिसमें उन्होंने जीत की बधाई दी है पुतिन की, उसमें भी द्विपक्षीय रिश्तों की बात हुई है, व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की बात हुई है। आप किस तरह की संभावना और ख़ासतौर पे किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं कि भारत और रूस के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत हों? अपॉर्चुनिटी या जो अपॉर्चुनिटी रशिया में इंडियन बिजनेस के लिए है वो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इसे हमें इनकैश करना चाहिए, ये सही वक्त है इसका। और आने वाले वक्त में हम एक ग्लोबल विलेज में रहते थे कुछ वक्त तक और फिर ये जो क्राइसिस आए हैं, जो युद्ध शुरू होने के बाद, उसमें हमने ये नोटिस किया है कि हमारे पास बायलैटरली काम करने को बहुत है। हम इतना इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। इंडिया ऑयल इतना परचेज कर रहा है, उसी तरीके से इंडियन ब्रांड्स हैं जो ना सिर्फ फैशन में है बट दूसरी प्रोडक्ट्स भी, FMCG ले लीजिए, ये सब बहुत पॉपुलर हैं और इंडिया का एक बहुत बड़ा गुडविल है रशियन सोसाइटी में। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसको एनकैश कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे वेस्टर्न ब्रांड जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने दुकान अपनी यहाँ की समेट ली है, वाकई में दुकान समेटी है या वो छद्म नाम से फिर से आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी बचती है इंडियन बिजनेस मैन के लिए? देखिए, किसी ने एक बार मुझे रशिया में कहा था कि महत्वपूर्ण जगह कभी खाली नहीं होती, उस पर कोई ना कोई आ ही जाता है। जब 97 में इंडिया को इतना महत्व नहीं दे रही थी रशियन गवर्नमेंट, उस वक्त जापानीज़ फूड और जापानीज़ कल्चर यहाँ पर बहुत फ्लरिश कर गया था। उसी तरह से अगर कुछ ब्रांड्स छोड़कर गए हैं और वो वापस आने की चांस रखते हैं दूसरे डोर से, उससे पहले हमें और हमारे ब्रांड्स को इंडिया से आना पड़ेगा यहाँ पर। और ब्रांडिंग एक बहुत सीरियस एक्सरसाइज है जो हम बखूबी इंडिया में करते हैं, बट जब इंटरनेशनली हम देखते हैं हमारे इंडियन ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है फैशन में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस अभी भी रशिया में कंपेयर टू यूरोप काफ़ी कम है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इंडियन बिजनेस को। और चैलेंज क्या है उसमें? चैलेंज क्या है, क्या देखते हैं आप? चैलेंज मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज़ नॉट एशिया एंड दिस इज़ नॉट यूरोप, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। इस बात को समझना और इसको टोटली एनकैश करना इस मोमेंट को जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो अपॉर्चुनिटी है। बट मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन बिजनेसेस के लिए ग्रोथ इंडिया में बहुत है। ये कारण है कि वो ज़्यादातर रशिया में आने की इच्छा नहीं रखते, बट उससे आगे थोड़ा बढ़कर देखना होगा
लेकिन सैंक्शंस की वजह से जिस तरह से पेमेंट जो भुगतान संकट जिसको कहते हैं वो भी है, रूपी रूबल में जो व्यापार है वो शुरू जो हुआ उसमें भी कई तरह की चुनौतियां हैं। पेमेंट वहाँ पे रूपी में होता है, उसका ज़्यादा वैल्यू रूस के लिए नहीं है, वो युआन की तरफ ज़्यादा देखता है। तो ये क्या चुनौती और कैसे इससे पार पाया जा सकता है? देखिए, युआन की जो सेटलमेंट्स हैं, पेमेंट सेटलमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, वो इंडियन रुपी से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो उसको फेवर करते हैं। जहाँ तक सवाल आता है बायलैटरल ट्रेड का बिटवीन इंडिया एंड रशिया, वो आइदर रुपी या रूबल दोनों में सेटल हो सकता है। हम पिछले 2 साल से जब से युद्ध शुरू हुआ है उस वक्त से हमने सारा अपना जो पेमेंट सिस्टम है वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लिया। क्या वो बिना किसी दिक्कत के हो रहा है? नहीं, प्रॉब्लम्स हैं बट उनके सल्यूशंस भी हैं, और आने वाले वक्त में उसका सल्यूशन हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं, तो आई एम श्योर इन पेमेंट गेटवेज और सिस्टम्स को हम उससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जी, एक बात ये भी होती है कि जो भारतीय जो लोग हैं यहाँ रोज़गार, व्यापार के साथ साथ रोज़गार के मौके भी तलाशते हैं। अभी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि किस तरह से जो पुराने सोवियत के हिस्से रहे हैं, जो कंट्रीज़ आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनसे यहाँ पे लेबर का आना आसान है, बजाय कि भारत जैसे देश से जो भी रोज़गार के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसको कैसे आगे किया जा सकता है, कैसे उस मुद्दे पे काम किया जा सकता है ताकि जो भारत और रूस, जो कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, वो एक मित्रता की मिसाल पेश करें और भारत के लिए जो मौका है वो भी लेकर आए? देखिए, जो सोवियत यूनियन के देश हैं, इनके सिटीजन्स यहाँ काम कर सकते हैं बिकॉज एक कल्चरल कनेक्ट है, लैंग्वेज कनेक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक कनेक्ट है, और एक जो क्लाइमेट कनेक्ट है वो भी है। यहाँ ठंड बहुत होती है, हमारे देश से जब लोग यहाँ आते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्लस लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है। हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में अभी भी रशियन एक पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है सीखने के लिए, विच इज़ वाई थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेबर के मामले में। बट ये कोई बड़ा बैरियर नहीं है, लैंग्वेज हमेशा 6-8 महीनों में और ऑन द जॉब सीखी जा सकती है। आई थिंक कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी इंडियन लेबर का आना शुरू हो चुका है, जो हम देख भी रहे हैं। एंड आगे आने वाले वक्त में अगर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो रशिया एक बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है इंडियन लेबर के लिए। जैसे अभी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ रूस में जो हिंदी भाषा सीख रहे हैं उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मध्य क्रम के जो बिजनेसमैन हैं वो रुख कर रहे हैं रूस का। तो इसी तरीके से अगर बात करें कि क्योंकि रूसियों के लिए नया मौका खुल रहा है, तो वैसे भारतीयों के लिए भी खुल सकता है अगर वो लैंग्वेज पे ध्यान दें। देखिए, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे और उस कंट्री में अपॉर्चुनिटी होगी तो इवेंचुअली वो एक नया एवेन्यू बन सकता है, किसी व्यक्ति के लिए पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। ये एक पहली बात होती है। दूसरा होता है उसको कल्चरली समझना। जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, आप एक देश के कल्चर को भी समझ रहे हैं। एंड रशियन ग्रामर जो है वो काफ़ी हद तक संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। हम काफ़ी हिंदुस्तानी यहाँ बहुत अच्छी रशियन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका एक ही कारण है कि हमने अपनी पढ़ाई हिंदुस्तान में करी है, भारत में करी है, और वहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं उनकी ग्रामर रशियन से काफ़ी मिलती जुलती है, तो हम जल्दी सीख सकते हैं, उसका एक एडवांटेज है हमें। एक आखिरी सवाल की जब बात होती है व्यापारिक जो कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की, तो चीन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लेयर है जी, और रूस के मामले में तो बड़ा प्लेयर है ही। तो क्या ऐसा है रूस और चीन के बीच में, चाहे वो जो अगर जहाज़ की बात करें, लैंड रूट की बात करें, वो किस अव्वल दर्जे का है और कहाँ हम पिछड़ रहे हैं ताकि जो व्यापारिक संबंध है उसको ज़्यादा मजबूती दे सकें? देखिए, जब आपके पास आपका नेबर होता है तो आप उसके करीब होते हैं और उसके साथ आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत हमेशा ज़्यादा होती है। ये जाहिर है और बहुत स्वाभाविक है। रशिया और चाइना का एक बड़ा, रूस और चाइना का एक बड़ा बॉर्डर लगता है, तो उनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना लाजमी भी था और माइंडफुल भी था, क्योंकि ये बहुत नेचुरल भी था, बहुत ज़रूरी, ऑर्गेनिकली उन्होंने उसको डेवलप किया है। उनके पुराने रिलेशंस रह चुके हैं, इसीलिए रेल कॉरिडोर है, रोड कॉरिडोर है और सी कॉरिडोर है। ये तीनों
इतना बड़ा एडवांटेज देते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं चाइना को और रशिया को, दोनों तरफ से। इंडिया ने पिछले 2 सालों में हमने इतना फास्ट डेवलपमेंट देखा है सी रूट का, और जो पहले नहीं था। तो आई थिंक कुछ काम हैं जो हम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडिया और रशिया का तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ट्रेड रिलेटेड भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, और उसमें आई कैन सी अ ब्राइट फ्यूचर। तो आई थिंक आने वाले वक्त में अगर हम फोकस करेंगे इस मामले पर, इस पर, तो उसका फास्टर टर्नआउट तब होगा। ये एक catch-22 है, पहले शिप्स आएंगी या पहले प्रोडक्ट्स आएंगे, दोनों को आना है। और जितना जल्दी हम इसको डेवलप करेंगे उतना बेहतर हमारे भारत के लिए भी होगा और रूस के लिए भी होगा। जी शुक्रिया। तो जो व्यापार जैसा जो एक गूढ़ विषय है, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन इस गूढ़ विषय पर भी जिस साफगोई और जिस सरल भाषा में आपने बताया कि दोनों देशों के बीच के जो इक्वेशंस हैं क्या हैं, और किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके की संभावनाएं हैं, और कैसे हम उससे पार पा सकते हैं, ताकि जो बात एक कही जाती है कि एज ओल्ड रिलेशन है इंडिया और रसिया में, और उसको आगे फ्यूचर एज के लिए किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो इस पर आपने रोशनी डाला, आपका शुक्रिया, और एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।